भौतिक प्रदेश। तो हमने भूवैज्ञानिक संरचना में भारत में पढ़ा कि भारत विभिन्न समय में विभिन्न संरचनाओं में और विभिन्न चट्टानों के माध्यम से अलग अलग प्रदेशों में बटा है ना। उच्चावचों में बदला है। उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान। तो भारत में कहीं पर पठार मिलते हैं। कौन से क्षेत्र में पठार मिलते हैं? प्रायद्वीप वाले में, जिसे अपन प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश बोलते हैं। उस प्रायद्वीप में पठार मिलते हैं। कहीं पे पर्वत मिलते हैं जैसे हिमालय। प्रायद्वीप में भी पर्वत मिलते हैं जैसे सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली। ये पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। फिर भारत में मैदान भी देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? विशाल मैदान अभी देखा। और भारत में तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर भारत के उच्चावचों विशेषताओं के आधार पर हम पूरे भारत को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से? पहला है आपका प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो आपका 2 चीजों का मिश्रण है सामान्यतः। कौन कौन से चीजें हैं इसमें? और इसमें मिलते हैं आपके पर्वत, और पर्वतों के साथ आपके पठार। ये 2 चीजें आपको महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में आपके मिलता है कौन सा? हिमालय। पर हिमालय तो आपका कहां कहां पे फैला हुआ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी जाता है क्या थोड़ा सा? भारत, चाइना, नेपाल, भूटान, सब में हिमालय फैला हुआ है। तो सबका अध्ययन करना है क्या? नहीं। उस अध्ययन का करना है, उस क्षेत्र को पढ़ना है जो भारत में है। हिमालय का वो क्षेत्र जो किस में है? भारत में। तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में एक तो आता है आपका हिमालय, मेनलैंड हिमालय वाला, और दूसरा आपके पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी देते हो या नहीं देते हो? तो इसमें आपको पर्वत चोटियां पढ़नी होती है और सारी चीजें पढ़नी होती है ना। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इनके बारे में जानते हैं। दर्रों के बारे में जानते हो? घाटियों के बारे में जानते हो? यहीं पे मिलेगी दर्रे, घाटियां, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर तीसरा प्रदेश आ जाता है कौन सा आपका? मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तो मैदान तो आप हमने पढ़ा ना, कहां से? कराची के डेल्टा से लेकर ब्रह्मपुत्र के वो सुंदरवन डेल्टा तक है। ये सारा थोड़ी पढ़ना है, नहीं। हमें उसी को पढ़ना है जो भारत में है। जो किस में है? भारत में। तो भारत में हम बंगाल वाला, बांग्लादेश वाला डेल्टा नहीं पढ़ेंगे, और पाकिस्तान वाला मैदान भी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ वो वाला क्षेत्र पढ़ेंगे जो भारत में स्थित है। ठीक है। इस मैदान में आपके थार मरुस्थल भी शामिल। उसके अलावा गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और उस ब्रह्मपुत्र के मैदान के साथ साथ आपका एक पंचनद वाला क्षेत्र। कौन सा? सिंधु व सहायक नदियों वाला क्षेत्र। ये भी इसमें शामिल होते हैं, नहीं होते हैं? ये भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र हमें पढ़ना है। उसके अलावा और कौन सा पढ़ना है लास्ट में? तट एवं द्वीप समूह है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? पूर्वी एवं पश्चिमी तट। आता है, नहीं आता है? और अंडमान एंड निकोबार, और आपका लक्षद्वीप। तो इस तरह से हमें इस पूरी संरचना को समझना है। 4 भागों में हमने बांटा है। कई किताबों में 7 भागों में मिल जाता है। वो थार को अलग कर लेते हैं, तट को अलग कर लेते हैं, द्वीप समूह को अलग कर लेते हैं। कोई 6 में बांट देता है, कोई 5 में बांट देता है। लेकिन इस 4 भागों में सामान्यता आपको देखने को मिलता है। इन 4 भागों में पूरा एरिया कवर हो जाता है या नहीं हो जाता है?
पूरा एरिया आपका कवर हो जाता है। समझ में आ गया? कौन कौन से एक बार मैप बना के और देख लेते हैं अपन, है ना? हालांकि ज्यादा ही हो रहा है, मैप ही मैप। तो ये आपका कौन आ जाएगा? हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक है, हिमालय वाले क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र भी आ जाएगा ना, पूर्वोत्तर वाला। तो एक हिमालय वाला क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। फिर आपके कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कौन सा? मैदान। और इस मैदान में आपका स्पेसिफिक विशेषता यहाँ पे जो मिलती है वो कौन सा आ जाएगा? थार का मरुस्थल। ये भी मैदान में ही पढ़ोगे ना? चलो, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ आपको यहाँ पे कौन सा क्षेत्र मिलता है? तटीय क्षेत्र। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच वाला क्षेत्र है, ये आपको कौन सा है? तटीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तटीय क्षेत्र। और इस तटीय क्षेत्र के साथ यहाँ पे कौन सा है? लक्षद्वीप। और यहाँ पे कौन सा है? अंडमान और निकोबार। तो ये पूरी पर्वत संरचना में देखने को मिलती है। आपको पता चल गया हिमालय कब बना, टर्शरी क्रम में। कैसे बना अभी बताया। आपको पता चल गया मैदान कब बना, कैसे बना। आपको पता चल गया प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्से कब बने। आपको तटीय क्षेत्र के बारे में पता चला, द्वीपों के बारे में पता चला है नहीं चला। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में। यानी एक चीज तो अपने को पढ़नी है, कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, कब ये बने। इसके बाद में इनकी विशेषताएं क्या है, सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है, सबसे छोटा क्षेत्र क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये पाए जाते हैं, कौन कौन से राज्य इनमें आते हैं, खनिज कौन से आते हैं, जनजातियां कौन सी रहती है, किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, अलग अलग विभाजन है तो वो विभाजन है में पढ़ने। तो ये सारी चीजें हमें अब डिटेल से एक एक चीज के बारे में इनमें जानना है। तो सबसे पहले कौन सा जानेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? सर ऑप्शन में आया तो कौन सा करना है? अब ये तो मैं कमेंट ही बहुत देर बाद देख रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन में? कौन से क्वेश्चन में कृष्णा ऑप्शन में आया तो क्या करना है? एक बार कृष्णा के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने दो कि ऑप्शन में आया तो कौन सा करना है। जितनी देर में पानी पी लेता हूँ। लक्षद्वीप या लक्षद्वीप, कुछ भी कर लो, लक्काद्वीप बोलते हैं इसको, लक्काद्वीप चागोस। भौतिक प्रदेश कितने, ये ऑप्शन में आया तो चार ही करने हैं, है ना? क्योंकि ये यूपीपीजीटी में एक आया हुआ क्वेश्चन है, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, और उसमें चार ही माना गया था, है ना? चार ही करने, है ना? हाँ ये कर लेना, चार ही मानने, चार, है ना? कितने? कई बार एनसीईआरटी को गलत मान लेता। हाँ, है
चार, हाँ तो चार में ही मानना है ना। मरुस्थल और द्वीप समूह को एक में बांट दिया उसने। उसने अलग अलग कर रखे होंगे, हाँ। हाँ, चार ही भाग हम बांटेंगे, है ना। अब चार ही भाग हम बांटना है, कन्फर्म है। अब पहला प्रदेश अपन पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय प्रदेश की बात करें हम, तो यह प्रायद्वीपीय प्रदेश कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, किस संरचना में हमें देखने को मिलता है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और उसके लगभग 50% क्षेत्र 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश पाया जाता है। लगभग कितने, आधे क्षेत्र में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। यह कौन सा प्रदेश है? त्रिभुजाकार आकृति में, त्रिभुजाकार ही है ना, त्रिभुजाकार आकृति में यह पाया जाता है। त्रिभुजाकार आकृति में पाया जाने वाला यह प्रदेश पठारी प्रदेश है, जिसका निर्माण प्रारंभिक चट्टानों के ठंडा होने से हुआ है। ये चट्टानें ठोस है, कठोर है, और यहाँ की पाए जाने वाली चट्टानें क्या हो चुकी है? अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है, क्योंकि पुरानी चट्टानें है ना, इनका बहुत ज्यादा रूप परिवर्तन भी हो चुका है। यहाँ पे ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट जैसी कठोर चट्टानें मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे लोह खनिज की प्रधानता भी मिलती है, जैसे लोहा, मैग्नीज, ये सोना, ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, धात्विक खनिज। तो पठारी प्रदेश है, और पठारी प्रदेश होने के कारण ये खान खनिज विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है या नहीं है? है। खनिज भी यहाँ पे बहुमूल्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इस क्षेत्र में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं भी मिलती है, और बहुत सारे पठारी क्षेत्र भी मिलते हैं। ये प्रदेश औसतन, है ना, तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 600 मीटर है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। कितनी एवरेज हाइट है? हाइट तो लिखा ही नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरेज हाइट इसकी कितनी मिलती है आपके? 600 मीटर इसकी एवरेज हाइट देखने को मिलती है। साथ ही साथ यह प्रदेश अगर आप देखोगे, तो इसकी चौड़ाई, चौड़ाई बोलते हैं ना इसको, यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये कितना है? 1400 किलोमीटर लंबा है। और राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी इसकी लंबाई ये कितनी है? 1700 किलोमीटर लंबी है। ये हमें देखने को मिलती। हालांकि हमने पश्चिम बंगाल ही लिया, इसके बाद में भी ये पाया जाता है, पर निरंतर रूप से, कंटिन्यूअसली रूप से ये हमें देखने को मिलता है कि इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं, ये भी तो देखना जरूरी है, पूछ ले। तो राज्य में राजस्थान आता है नहीं आता है? आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा नहीं आएगा, गोवा इसमें शामिल नहीं है, गोवा तटीय क्षेत्र में शामिल है, समझ गए। कर्नाटक इसमें शामिल है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उससे ऊपर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, और उसके बाद में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और मेघालय और असम वाला हिस्सा भी आपको इसमें देखने को मिलता है। हाँ, राजस्थान वाला क्षेत्र इसमें आता है। इस पठार में अगर आप देखोगे, तो पूर्वी सीमा कौन बनाता है इसमें? पूर्वी सीमा आपके बनाते हैं पठार। यहाँ पे एक पहाड़ी है, जिसका नाम क्या है? केमूर की पहाड़ी। हाँ, उत्तर वाला, है ना, सॉरी, उत्तर वाला। उत्तर पूर्व वाली पहाड़ियां, तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? राजमहल पहाड़ी। पूर्वी सीमा बनाती है पूर्वी घाट। पश्चिमी सीमा बनाता है पश्चिमी घाट। और
पश्चिम पूर्व में आपका यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला है? अरावली। ये इसके सीमावर्ती प्रदेश है ना। सीमा से थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप आ जाता है जहां पे डेल्टा बना हुआ है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मालदा गैप के नाम से जानते हैं। इस वजह से पठार क्या कंटिन्यूअसली चल नहीं पाता है, बीच में थोड़ा सा इसमें क्या आ जाता है? अवरोध आ जाता है। और अवरोध के बाद में आपको फिर से यहाँ पे चट्टानी संरचना मिलती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? शिलोंग या मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़े थोड़े रूप में हमें देखने को मिलता है। ये इस पूरे पठार के बाहरी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। इन बाहरी क्षेत्र में आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिली नहीं मिली? अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिली। और 2 छोटे छोटे पर्वत देखने को मिले, जिसमें कौन सा है? कैमूर पहाड़ियां और राजमहल की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती। एक पठार जिसे हम शिलोंग का पठार बोलते हैं, ये बाहर है ना, मेन से बाहर है, थोड़ा टूटा हुआ हिस्सा आगे। और शिलोंग के पठार को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे कौन सा पठार आ जाता है? कार्बी एलोंग का पठार। कौन सा पठार आता है? कार्बी एलोंग वाला पठार आ जाता है। समझ गए यहां तक? अब इससे आगे चलते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं अपन, है ना। अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको इस पठार की प्रायद्वीपीय पठार में एक क्षेत्र मिलता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। भारत के मध्य में, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? मध्य उच्च भूमि। यहां पे मिलेगी ये मध्य उच्च भूमि। इस मध्य उच्च भूमि में कौन कौन सा मिलता है? पहला पठार मिलता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। ये मध्य उच्च भूमि का भाग है, ठीक है। मेवाड़ का पठार अरावली के पठार के पास, अरावली पर्वतमाला के जस्ट पास में। फिर यहाँ पे आपको मिलता है एक पठार जिसे अपन बोलते हैं मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार, ठीक है। मालवा के पठार के बाद में आपको कौन सा आता है? बुंदेलखंड। कोई है क्या बुंदेलखंड से? है तो सही बच्चे। फिर आपका आता है बघेलखंड। बघेलखंड से भी है। फिर आता है छोटा नागपुर। थोड़ा बड़ा बना देंगे छोटा नागपुर। ये पठार आ जाता है जिसे बोलते हैं छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर के पास में आती है राजमहल, है ना। थोड़ा सा अपना डायग्राम में थोड़ा सा इनको ज्यादा छोटा बना दिया अपन ने, है ना। इसको यहां पे कर लेते हैं ना। ये कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर के नीचे कौन सा आ जाता है? दंडकारण्य का पठार। ये बना दिए। ये पूरा क्षेत्र, ये आपका कौन सा हो गया? मध्य उच्च भूमि वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। याद हो गया, ये मध्य उच्च भूमि वाला क्षेत्र आपका हो जाता है। अब देखो, इस मध्य उच्च भूमि वाले क्षेत्र में मालवा के पठार का ये इधर वाला हिस्सा है ना, इतना सा हिस्सा, इसे अपन बोलते हैं कौन सा? हाड़ौती का पठार। राजस्थान में है ना, बूंदी कोटा में। तो ये हाड़ौती का पठार। और इधर दक्षिण वाला हिस्सा है ना, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? ग्वालियर का पठार। कौन सा पठार? ग्वालियर का पठार। तो ये सारे नाम सुने हुए हैं, नहीं सुने हुए? है ना। यहां पे देखो, पहले मैंने क्या बोला था? बनाने के लग रहे हो? कल ही बोला था, परसों ही समझाया था क्या? कि पहले एक बार तसल्ली से सुन लेना,
बना लेना, पूरा टाइम दूंगा, पहले सुन लो तसल्ली से, सुनने में ध्यान दे लो, समझने में ध्यान दे लो, बाद में बना लेना, ठीक है। चलो, छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? नदी को दूसरे कलर में निकालते हैं, कौन सी नदी है? दामोदर नदी। यह दामोदर नदी इसे दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला पठार कौन सा होगा? हजारीबाग का पठार। कौन सा पठार? हजारीबाग। और नीचे वाला कौन सा होगा? रांची का पठार। हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ पठार, 1365 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जहां पे जैन मंदिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं अपन, इससे नीचे आते हैं अपन यहां पर, तो हमें कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है? यह एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है हमें, जिसका क्या नाम है? विंध्यन। थोड़ा सा ज्यादा ही नीचे आ गए अपन, है ना। तो इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं अपन कौन सा? और फिर यहाँ पे एक और मिलती है, किस नाम से जान? सतपुड़ा। विंध्यन सतपुड़ा के बीच में नदी बहती है, किस नाम से जानते हैं? नर्मदा। और इधर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। ये नदियां बहती हैं यहाँ पर, है ना, नर्मदा और ताप्ती। इस नर्मदा ताप्ती विंध्यन के नीचे आपके पठार पाया जाता है। ये पूरा पठारी श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, जो पश्चिमी घाट के उधर, है ना, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस पूरे पठार को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। इस पूरे पठार को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ये हो गया आपका कौन सा? डक्कन ट्रेप। यहां पे कौन सा हो गया? कर्नाटक। और ये कौन सा? तेलंगाना का पठार। 3 पठार हो गए। डक्कन ट्रेप में 4 चोटियां आपको देखने को मिलती है, मेन मेन। यहाँ पे कौन सी मिलती है? अजंता। यहाँ पे कौन सी मिलती है? यहाँ पे हरिश्चंद्र। और यहाँ पे कौन सी मिलती है? बालाघाट। ऐसे याद रख लेना इसको। कर्नाटक के पठार को फिर से अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो ऊपर वाला कौन सा? बेंगलुरु का पठार और मैसूर पठार। तो कर्नाटक के पठार को इधर ले आते हैं अपन बाहर, है ना। ये आपका हो गया कौन सा? कर्नाटक का पठार। इसमें इधर वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? यहाँ वाला। ये कौन सा? बेंगलुरु का पठार। और इधर वाला कौन सा हो जाएगा? मैसूर का पठार। फिर यहाँ पे देखो, कर्नाटक के पठार में पश्चिमी घाट से लगता हुआ एक क्षेत्र पाया जाता है ना, जो उच्च भूमि है, समतल क्षेत्र है ना, समतल मैदानी क्षेत्र, उच्च भूमि है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मलनाड क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। ये तो किस नाम? हाँ, सॉरी सॉरी, मालवाड़ वाले प्रदेश के रूप में जानते हैं, जहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियां और ये आपको देखने मिलती है, कुद्रेमुख, ये पहाड़ियां जहाँ लोहा निकाला जाता है।
मालवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में तेलंगाना के पठार से नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, कृष्णा नदी। और उससे ये दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाला कौन सा, आंध्रा का पठार, पूरे को तेलंगाना बोलते हैं, उत्तर वाला आंध्रा का पठार है। नीचे वाला कौन सा है, रायलसीमा वाला पठार। हाँ, पूरे को आंध्रा का पठार बोल देंगे, है ना। गलती हो गई है। पूरे को अपन किस नाम से जानेंगे, आंध्रा के पठार के नाम से। और इसे अपन किस नाम से जानेंगे, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना का पठार। काट के गलत कर दिया। ये लो। ये पूरी चीजें अपने को डिटेल से पढ़नी है। हाँ पता है ना। उनको बाद में दर्शा देंगे, अब जगह ही नहीं है ना। ऐसे निकाल के दर्शाएं। हाँ। तो रायलसीमा के पठार को अपन इधर ले आते हैं। और यहाँ पे तीन चोटियां मिलती है। कौन कौन सी चोटियां मिलती हैं, नल्ला मलाई, और नल्ला मलाई। उसके बाद में कौन सी मिलती है, पालकोंडा। और लास्ट में कौन सी मिलती है, वेलिकोंडा। अब वो सारी एक में थोड़ी बनाएंगे अपन, बना देंगे धीरे धीरे सारी चीजें, है ना। तो इस तरह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मेन मेन चीजें ध्यान रख लो, अपने को क्या क्या पढ़ना है, पांच पर्वतमालाएं पढ़नी है, अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इन पांच पर्वतमालाओं के बारे में जानना है, कहाँ पर है इनकी लोकेशन पता चल गई। हमें पठार पढ़ने, पठार तो दुनिया भर के पढ़ने। पहला मेवाड़, फिर मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, दंडकाकरण्य, शिलोंग का पठार और कार्बी एलोंग का पठार। उसके बाद में दक्कन ट्रेप पढ़ना है, कर्नाटक का पठार पढ़ना है और आंध्रा का पठार पढ़ना है। तो ये पठार अपने को पढ़ना है। हाँ यहाँ पे लिख लिख सकते हैं अपन इसको, गढ़वाल की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, है ना। तो उसमें बता देंगे पूर्वी घाट में, है ना। या इसमें बताओ, तो इसमें इसमें तो रहने दो। समझ गए। तो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। लोकेशन याद हुई या नहीं हुई, थोड़ी बहुत हो गई, नहीं हुई, थोड़ी बहुत हो गई, हो जाएगी। जब तक अपना प्रायद्वीप पूरा होगा उससे पहले लोकेशन भी याद हो जाएगी। इतनी बार मैं बनवाऊंगा ना, दो तीन बार, तो अपने आप सारी चीजें याद हो जाएगी। तो पहले इसको उतारो, मैप को अच्छे से बनाओ। ये लो। यहाँ पे आपकी कौन सी आ जाती है, अब अगर शिलोंग के पठार में तीन पहाड़ियां में देखने को मिलती है, ये भी लिख लेना, लिखो को, गारो, खासी, जयंतिया। और कार्बी एलोंग के पठार में दो मिलती है,
अब नहीं बढ़ रहा, बस अब लास्ट है ना? ये पहाड़ियाँ